गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 6 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्रंट पेज वाले टॉपिक्स में। देखते हैं यहाँ पे दो तीन कुछ खास न्यूज़ आई हैं तो उसको थोड़ा कवर कर लेंगे। उसके बाद करने वाले हैं डैम सेफ्टी बिल, जो एक रिपीटेड टॉपिक है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक या दो आर्टिकल को छोड़ के बाकी लगभग सभी आर्टिकल यहाँ पे रिपीटेड आर्टिकल है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह आप जब न्यूज़पेपर ओपन करते हो तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक जानने को मिलते हैं। लेकिन आज दिल गार्डन गार्डन तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, जो टॉपिक है हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। रोल ऑफ अपोजिशन, ये थोड़ा सा आज नया है, हालांकि मैंने इसमें कुछ नयापन ज़बरदस्ती घुसाया है, लेकिन क्योंकि इस समय पार्लियामेंट का सेशन जो चल रहा है वहाँ पे अपोजिशन पार्टी वाले बहुत ही ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो एक्चुअली पार्लियामेंट की प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का क्या रोल होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। ब्रह्मोस को फाइनली फिलीपींस को देने की बात चल रही है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक रिपीटेड टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोगों ने अपनी न्यूज़पेपर के एनालिसिस में अब तक सबसे ज़्यादा कवर किया है इस टॉपिक को। यहाँ से आज हम लोग एक मेंस का आंसर भी करेंगे जो कि 2017 में यूपीएससी में पूछा गया था। तो आप सभी लोग इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे और आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है ये आपको सबको पहले से पता ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। आंसर को लिखिए, सबमिट कराइए और ज़िंदगी एंजॉय कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कीजिए। अंटार्कटिका बिल, ये बिल्कुल नया है। एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिन से वेट कर रहा था कि कब ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सप्लेनर सेक्शन में आएगा। इंडियन एक्सप्रेस में ऑलरेडी इसको 2-3 बार बहुत अच्छे से कवर किया गया है, हिंदू में कवर नहीं किया था, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। हम लोग अंटार्कटिका बिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्कटिक के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अंटार्कटिका न्यूज़ में है तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। हो सकता है इसी साल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगले साल तो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना ही आना है। इंडियन सेकुलरिज्म एडिटोरियल सेक्शन है आज का, थोड़ा बहुत देखेंगे। कुछ खास मुझे इसमें दमदार चीज़ें लगी नहीं, वही रिपीटेड चीज़ें हैं जो बार बार हम लोग बातें करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, तो ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं आज के फ्रंट पेज में क्या न्यूज़ है भैया। लेट डैम कमेटी कंटिन्यू फॉर द ईयर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक सुपरवाइजरी एक कमेटी बनाई हुई है। देखिए ये पूरे का पूरा मामला किसको लेके है पता है ना को, मुल्लार पेरियार डैम को लेके है। मुल्लार पेरियार डैम ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर मुल्लार पेरियार डैम के बारे में थोड़ा सा अगर आपको मैं बताने लगूंगा ना तो देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारा आता है केरला, ठीक है, इधर आपका आ जाता है तमिलनाडु। तो यहाँ पे दोस्तों एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर का नाम है पेरियार रिवर, पेरियार रिवर। और तमिलनाडु में यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है वेगई, इसका नाम है पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर के ऊपर यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मुल्लार पेरियार डैम, क्योंकि मुल्लार और पेरियार दोनों रिवर के कॉम्बिनेशन पे ये बना है। और इसी मुल्लार पेरियार डैम से जो है एक छोटा सा कनाल हम लोगों ने निकाला हुआ है और इसको हम लोग वैगई रिवर के अंदर मैच करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो इरिगेशन के लिए इसी के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस मुल्लार पेरियार डैम को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, पहले भी बहुत बार आपको मैं करवा चुका हूँ, कोई नया करवाने का चीज़ नहीं है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जहाँ पे ये डैम बना हुआ है ये जो है इसको कार्डेमम हिल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्डेमम हिल्स यहाँ पे कहते हैं। और जो ये डैम है बेसिकली कहाँ पे है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले भी है इसके बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। और ये जो बेसिकली यहाँ पे नेशनल पार्क भी है हमारे पास, पेरियार नेशनल पार्क यहीं पे पड़ता है, तो वहीं से ये पेरियार रिवर होके गुजरती है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी हमारे पास यहाँ पे है। और ये जो डैम बनाया गया है ये मैसनरी डैम है, मैसनरी डैम है। मैसनरी डैम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सीमेंट ईंटें वगैरह वो सब जो है करके उसको बनाया गया है। और बहुत ही पुराना डैम है, राइट, बहुत ही पुराना डैम है। 1882 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और उसके बाद जो है 1885 में जो ब्रिटिशर्स थे
और उसके बाद भी 1895 में ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु की सरकार के साथ और केरला की सरकार के साथ आपस में ट्रीटी किया था, जिस ट्रीटी के तहत इस मुल्लार पेरियार डैम का जो मैनेज करने का जो काम था वो तमिलनाडु को दिया गया था फॉर 999 ईयर्स। अंग्रेजों को लगा था कि वो इंडिया से कभी नहीं जाएंगे, हजारों साल तक यहीं पे रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत जल्दी ही लात मार के बाहर निकाल दिया। देखिए 1995 में तो ट्रीटी ही हुआ था, 1947 में हम लोगों ने उनको भगा दिया भैया 919 ईयर्स। तो लेकिन वो होता है ना, जब एक बार पेपर वर्क हो जाता है तो आप लीगली बाइंडिंग हो जाते हो। तो ये जो डैम है एक्चुअली ये केरला के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस डैम की जो मैनेजमेंट है वो तमिलनाडु करता है। और इस डैम की सेफ्टी को लेके हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना डैम है। आईआईटी कानपुर, इवन यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि ये डैम सेफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन दोनों पार्टीज का यहाँ पे लगातार केस चलता रहता है इसकी सेफ्टी को लेके। तमिलनाडु कहता है कि ये डैम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और केरला कहता है कि मैं इस डैम को तोड़ के यहाँ पे नया डैम बनाऊंगा क्योंकि ये डैम सेफ नहीं है। तो उसको लेके जो है यहाँ पे पूरा हंगामा होता रहता है, और उसी के पूरे चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक अपनी सुपरवाइजरी एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी क्या करती है, मुल्लार पेरियार डैम को लेके हर चीज़ यहाँ पे देखा करती है। अब ये सुपरवाइजरी कमेटी के ऊपर वैसे भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, पिछले साल एक डैम सेफ्टी एक्ट बनाया, डैम सेफ्टी एक्ट। उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है। डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या है ना, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं जो अलग अलग स्टेट से होकर पास होती हैं, सबको लेके अलग अलग कंट्रोवर्सी होती है। तो सरकार ने कहा कि देखो भैया, एक एक डैम को लेके मेरे से अलग अलग झगड़ा नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं सभी को एक साथ ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे सलमान खान भाई की फिल्मों में होता है ना, बोला एक एक गुंडा आने से कोई फायदा नहीं है, सारे के सारे एकदम आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि डैम सेफ्टी बिल हम लोग पास करेंगे, इसमें हम लोग दो बॉडी बनाएंगे। पहली बॉडी का नाम होगा नेशनल कमेटी ऑन द डैम सेफ्टी, दूसरे का नाम होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो जितने भी इंडिया में डैम्स हैं, चाहे उनकी मेंटेनेंस हो, चाहे उनकी सेफ्टी हो, चाहे उनका ऑपरेशन हो, चाहे इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो, सभी को ये दो लोग हैंडल करने वाले हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि अभी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डैम सेफ्टी एक्ट अपने आप में ही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि सेंटर ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सर अभी तक ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ना वो वर्किंग में नहीं है। तो आप एक काम करिए, ये जो सुपरवाइजरी कमेटी आपने बनाई थी ना, इसको भी आप 1 साल के लिए कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ, 1 साल के बाद जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि तब तक नेशनल डैम अथॉरिटी का काम शुरू हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा इसके बारे में मामला था, और बाकी आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रीवियसली हम इसके बारे में अच्छी खासी डेफिनेटली यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो रिपीटेड है ये, इसलिए मैंने फिर भी इस पर ज़्यादा टाइम ले लिया, इतना लेना नहीं चाहिए था। I&B मिनिस्ट्री ब्लॉक्स 22 यूट्यूब न्यूज चैनल्स, बैन कर दिया भैया चैनल्स को। इनमें से 4 चैनल जो है वो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, 18 चैनल जो हैं वो इंडियन बेस्ड हैं, और ये मोस्टली न्यूज़ चैनल्स थे। ये क्यों सरकार ने बैन किया, उनका कहना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, है ना, गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जो पाकिस्तानी बेस्ड चैनल थे, इवन कुछ इंडियन बेस्ड भी, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे सरकार के बारे में, हिंदू मुस्लिम सोसाइटी, रिलीजियस, और वो जो है डिसहार्मनी फैला रहे थे। इसलिए सरकार ने जो है यूट्यूब को रिक्वेस्ट किया, और यूट्यूब ने 22 चैनल को यहाँ पे कर दिया है बैन। क्योंकि देखिए 2021 के अंदर IT रूल्स आए थे, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल या कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ भी अगर वो सोसाइटी में डिसहार्मनी फैला रहा है तो उसको बैन किया जा सकता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। उसके तहत ही जो है ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे किया गया है। 2021 से अभी तक 70 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अब देखो डिसइंफॉर्मेशन तो भैया हमारे नेता लोग भी फैलाते हैं। आप उनकी इलेक्शन रैलियाँ देख लो, कितना डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, हर सेंटेंस के अंदर डिसइंफॉर्मेशन होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो फेक न्यूज़ तो हर कोई फैला रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि ये फेक न्यूज़ है, ये डिसाइड करती है कि ये न्यूज़ लोगों के पास जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ये डिसाइड करती है कि इस न्यूज़ का रिव्यूअर्स जो होते हैं वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ये सरकार जो है प्रॉपरली नहीं बताती है कि कौन सी अथॉरिटी के तहत हम इसको मिस इन्फॉर्मेशन मानते हैं। लेकिन
मामला पूरा यहाँ पे ये बैठता है कि 22 यूट्यूब चैनल को यहाँ पे कर दिया गया है बैन। हम किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे हैं, तो लेट्स होप कि हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वो बंद ना हो, क्योंकि सरकार ये बताती नहीं है कि किसी यूट्यूब चैनल को बंद करने से पहले आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हो। उनका मन आता है तो उसको बैन करवा देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। राज्यसभा पासिस बिल ऑन द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या खुद से पढ़ लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आर्टिकल है नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की जो न्यूज़ है वो है ये, द रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड है, बेसिकली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। तो जब हम लोग वायरस की बात करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली दो तरह के वायरस होते हैं। एक वायरस हमारे पास होता है, उसको बोला जाता है DNA वायरस। DNA, तो कहाँ पे लूँ इसको मैं, हाँ यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एक वायरस होता है हमारे पास DNA और दूसरा वायरस होता है हमारे पास RNA। ठीक है, कोविड-19 का जो SARS-CoV-2 है वो RNA वायरस होता है। ठीक है, और ये वायरस क्या करते हैं, वैसे तो नेचर की अगर आप बात करो ना तो वायरस अपने आप में ऑलमोस्ट डेड होते हैं, लेकिन जब ये वायरस किसी होस्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो भैया ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और वो उस रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में ये क्या होते हैं, ये अपने करैक्टर को चेंज करते हैं। तो इनके जो RNA होता है या जो DNA वायरस होते हैं उनके अंदर चेंज होते रहते हैं। उस चेंज को कहा जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने से एक नया वेरिएंट पैदा होता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई गांव का जो लड़का होता है, बचपन से गांव में रह रहा होता है, वहीं के स्कूल में पढ़ा होता है, वो अचानक से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन ले लेता है। तो यहाँ पे आने के बाद उसका करैक्टर पूरा ही चेंज हो जाता है, उसका लुक भी चेंज हो जाता है, उसका सोचने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर एक ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई नया वेरिएंट है, ये तो भाई हमारा पहले वाला भाई नहीं रहा, तो एक नया वेरिएंट है। इसी तरह से वायरस भी जब किसी सेल के अंदर एंट्री करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो अपने आप को रिप्रोडक्शन करता है, डुप्लीकेट करता है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इसे म्यूटेशन कहा जाता है और नया वेरिएंट पैदा होता है। एक तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका जो नया वेरिएंट पैदा होने का होता है उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, मान लो कोई आदमी है, उस आदमी को, अब देखिए मान लो अलग अलग वेरिएंट हैं। अब SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट है BA1, ठीक है, इसका एक वेरिएंट है डेल्टा, इसका एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। ये सब वेरिएंट ही तो हैं, है ना। और हर वेरिएंट की करैक्टर अलग अलग हो सकती हैं, कोई ज़्यादा डेडली हो सकता है, कोई ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है फास्ट तरीके से। तो होता क्या है, कई बार एक आदमी जब एक या दो वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो जाता है, अब इस भाई साहब को डेल्टा भी हो गया, इसको ओमिक्रॉन भी हो गया मान लो, तो ये दोनों के दोनों वायरस इसकी बॉडी में आराम से खेलते हैं, कूदते हैं, तो दोनों वेरिएंट इसकी बॉडी में आपस में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। उस कॉम्बिनेशन से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वायरस क्रिएट कर देते हैं, जिसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफ़ी रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, ये आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। और इस समय इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए नए वेरिएंट जो है वो क्रिएट हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और इस समय जो वेरिएंट सबसे खतरनाक है, जो रिकॉम्बिनेंट है, उसका नाम है XE। और ये कहाँ पे पैदा हुआ? ये हुआ ब्रिटेन के अंदर, इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, और भी हुए हैं, लेकिन ये XE वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। एक हमारे पास एक नेटवर्क होता है, संस्था होती है जिसका नाम है पैंगो नेटवर्क। ये थोड़ा ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। पैंगो नेटवर्क का काम होता है कि जो कि नए नए वेरिएंट पैदा होते हैं उनको उनका नोमेनक्लेचर करता है, बेसिकली उनकी नेमिंग करता है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। हाउ मैनी रिकॉम्बिनेशन वायरस हैव बीन डिटेक्टेड, क्या ये पहली बार हो रहा है? ऐसा नहीं है, पहले भी रिकॉम्बिनेशन होते रहे हैं। इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे XA, XB। तो होता क्या है ना, रिकॉम्बिनेशन में सबसे पहला वर्ड होता है X, उसके बाद A, B, C, D हम लोग इसको लगाते रहते हैं। तो पहले भी XA, XB, XC जापान के अंदर किया गया था, वो सब होता रहता है। इस समय जो तीन यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त वाले चल रहे हैं वो है XD, XE और XF। इसके अंदर भी जो XE है ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न वाला मुद्दा है, क्योंकि WHO को कहना है कि XE जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, इवन ओमिक्रॉन से भी जल्दी फैलता है XE। अब वो ज़्यादा डेडली है कि नहीं है,
इसके बारे में अभी हमें नहीं पता, क्योंकि उसके लिए आपको और ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है। अभी तो डेटा आना शुरू हुआ है, अगले आने वाले महीने 2 महीने में और जब और ज़्यादा डेटा आएगा तब हमें प्रॉपरली पता चलेगा भैया ये डेडली है कि नहीं है। ठीक है, बस उसी के बारे में कहा इन्होंने। व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा वायरस करेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को जान सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे आप नेचुरली करिए चाहे आप आर्टिफिशियली करिए, वैक्सीन लगवाइए, बूस्टर डोज लगवाइए, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसके तहत हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा था आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल कुछ हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हुई है। ये पहले हम लोग कर चुके हैं, वहाँ से मैंने इसको पुरानी स्लाइड से ही कॉपी किया है। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के बीच में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी होती है, वो भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो। रिकॉम्बिनेशन के बारे में ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो XE वायरस है वो एक्चुअली BA1 और BA2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। BA1 और BA2 SARS-CoV-2 के छोटे वेरिएंट हैं, उनके मिलने से ये हमारा XE बना है और बाकी आपको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन की। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है हमारे पास, जो आज का बिल्कुल ब्रांड न्यू आर्टिकल है, वो ये है इंडियन अंटार्कटिक बिल एंड इट्स वेरियस प्रोविजंस। भैया ये है ज़बरदस्त, इसका मैं कई दिनों से वेट कर रहा था। देखिए, जब हम लोग आर्कटिक की बात करते हैं, आर्कटिक का मतलब होता है कि भैया हम लोग, जैसे जब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग जब अर्थ की बात करते हैं ना, तो हमारे पास हमारा इक्वेटर आता है, इक्वेटर के बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है 23.5, उसके बाद हमारा आता है 66.5 नॉर्थ में और 66.5 आता है साउथ में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। ये जो 66.5 से ऊपर वाला होता है इसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। 66.5 साउथ से जो नीचे वाला होता है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये पूरे का पूरा हो जाता है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, आप ये बताओगे मुझे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक ये बताओगे, एक और 2 क्वेश्चन आपसे मैं एक्स्ट्रा और पूछता हूं। पहला क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे कि इंडिया में वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन, एक ही रिवर है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार करती है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड में ऐसे कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कवर करती है, ट्वाइस। ठीक है, हिंट दे देता हूं, ये जो रिवर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपना मैप को देखोगे आपको इजीली अपने एटलस में दिख जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको जो है वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। बाकी अब बात करते हैं अंटार्कटिका बिल के बारे में। अंटार्कटिका बिल को हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो सीधा इसी आर्टिकल से पढ़ सकते हैं और दूसरा जो है हम लोग अपनी स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कहाँ गई भैया अपनी, आर्कटिक सर्कल वाली ये रही। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल के बारे में पहले ही आपको चीज़ें पता हैं यहाँ पे, लेकिन पहले मुझे आप एक क्वेश्चन बताओगे। आर्कटिक, ये क्वेश्चन आर्कटिक से रिलेटेड अंटार्कटिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आर्कटिक को लेके ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बारे में हम लोग अपनी क्लास डिस्कशन में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो आप मुझे ये बताओगे कि आर्कटिक के अंदर इंडिया ने कौन कौन से मिशन भेजे हुए हैं, क्योंकि हर कंट्री अपने रिसर्च के पर्पज से वहाँ पे अपने मिशंस भेजती है, वहाँ पे अपनी लेबोरेटरी सेटअप करती है। इंडिया ने भी आर्कटिक के अंदर ऐसा ही किया हुआ है। उसका नाम बता दोगे तो बात का मजा ही आ जाएगा। अंटार्कटिका के अंदर भी इंडिया के 2 मिशन गए हुए हैं, 2। ठीक है, आपको नाम बताऊं? ठीक, एक नाम मैं आपको बताऊंगा, एक नाम आपको खुद बताना है। पहला नाम जो यहाँ पे है इंडिया के मिशन का वो है मैत्री। क्या है? मैत्री। दूसरे मिशन का आप नाम मुझे खुद बता दोगे कमेंट सेक्शन में। ये बातें हो गई। अब आर्कटिक, अंटार्कटिका जो है ना दोस्तों, वो किसी भी एक कंट्री की टेरिटरी नहीं है, वो एक वर्ल्ड टेरिटरी है। इसे कोई भी कंट्री अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था। क्योंकि उस समय अमेरिका और रशिया के अंदर जब कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, तो वो लोग अंटार्कटिका को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते थे, चाहे वो माइनिंग हो या वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना हो, टेस्ट करना हो। लेकिन उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको ऐसा नहीं होने देंगे। तो दुनिया की 12 कंट्री ऐसी थी जो एक साथ आई। उन्होंने 1959 में एक अंटार्कटिका ट्रीटी किया।
ठीक है, अंटार्कटिका ट्रीटी किया। और इस ट्रीटी का बेसिकली 12 कंट्री थी, ठीक है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, जापान, न्यूजीलैंड वगैरह ये सब 12 कंट्री थी। इंडिया उस समय इसका पार्ट नहीं था। तो ये ट्रीटी 1961 में फोर्स में आई। इस ट्रीटी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो अंटार्कटिका को हम लोग किसी भी एक कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं बनाएंगे, अंटार्कटिका को जो पूरी तरह से इसको प्योर फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे, अंटार्कटिका में हम लोग कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे, अंटार्कटिका को हम लोग सिर्फ रिसर्च के पर्पज़ के लिए करेंगे और पीसफुल पर्पज़ के लिए करेंगे, ऐसा उस ट्रीटी का मानना था। और आज के समय में उस ट्रीटी में 54 कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है, ये आपको यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इंडिया भी इसका पार्ट है, राइट। और इंडिया, यहां पे जितनी 54 कंट्री हैं सबको वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन इंडिया को यहां पे वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को 1983 में साइन किया था, ठीक है, और 1983 में ही एक्चुअली इंडिया को यहाँ पे स्टेटस भी मिला था, ऑब्जर्वर स्टेटस टाइप का। उसी समय इंडिया ने इसको पास भी कर दिया था और इंडिया के पास यहाँ पे वोटिंग राइट्स भी हैं। तो अंटार्कटिका में हम लोगों ने अपने मिशन भी भेजे, जैसे मैत्री मैंने आपको एक बताया, एक दूसरा मिशन भी हम लोगों ने भेजा हुआ है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये तो चीज़ें होगी इसके बारे में, लेकिन ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोगों ने भैया इस बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। व्हाट डज द अंटार्कटिका बिल एनविसेज? देखिए, कई सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। पहली बात तो ये, जो लोग इंडिया में रहते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं और अगर हम लोग कोई क्राइम कमिट करते हैं तो हमें सज़ा वो इंडिया में मिल जाती है, लेकिन जो हमारे कुछ मिशंस होते हैं या फिर इंडिया के कुछ टूरिस्ट भी होते हैं जो अंटार्कटिका में जाते हैं। देखिए, इंडिया में हम लोग डायरेक्ट टूरिस्ट को वहाँ पे नहीं भेजते हैं, हम इंडिया से टूरिस्ट वो इंटरनेशनल टूर के थ्रू जाते हैं। दुनिया में दूसरी कंट्री ऐसी हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट लेके जाती हैं। तो जब इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा, मान लो उसने अंटार्कटिका के अंदर कोई क्राइम कर दिया, तो भैया वो उसको हम लोग कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे? जब हमारे पास कानून ही नहीं है उस क्राइम को टैकल करने के लिए, तो क्या हम उस क्राइम को जस्टिफाई करेंगे? क्या उसको हम लोग यहाँ पे उसको ऊपर केस चला सकते हैं? नहीं चला सकते। एक तो रीज़न बहुत बड़ा यहाँ पे ये है कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं जब वो क्राइम करेंगे तो उनको हैंडल हम लोग यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमारा इंडियन मिशन वहाँ पे जाते हैं, अब वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, हमारे रिसर्चर्स जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, तो उनको भी टैकल करने के लिए बनाया गया है। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आज के बाद इंडिया का जो कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है या इंडिया का जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं, उनका जो हम लोगों ने ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सपेंड कर दिया है। अभी हमारे कोर्ट्स अंटार्कटिका में होने वाली एक्टिविटीज़ को भी टैकल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, इंडिया का जो आर्कटिक अभी कानून है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ही नहीं बल्कि फॉरेन सिटीजन पे भी लागू होगा, अगर वो इंडिया से रिलेटेड है तो। अगर मान लो कोई फॉरेन सिटीजन है, अगर वो इंडिया की किसी कंपनी के थ्रू या हमारी किसी रिसर्च सेंटर के थ्रू वहाँ पे जाता है, तो उसके ऊपर भी ये कानून अप्लाई यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, उसके अलावा अगली बात यह है कि वहाँ पे जब हम लोग ड्रेजिंग करते हैं या वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं या किसी तरह की छोटी मोटी माइनिंग करते हैं, तो वो सारा भी जो है इस कानून के अंदर में किया जाता है। अगर वो पोल्यूशन वहाँ पे फैला रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह हैं जो अंटार्कटिका में, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। अंटार्कटिका के अंदर आप बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये एक क्राइम होता है। एज लॉन्ग एज वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका में रहने वाला हो या वहीं का इंडिजेनस हो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बाहर से कुछ भी चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस की तो ये भी इस नए कानून के तहत क्राइम माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए अबाउट दिस बिल। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। कई सारी कंट्री में इस तरह के कानून पहले पास किए गए हैं, इंडिया ने भी अभी इसको पास कर दिया है। तो अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप डेफिनेटली इस आर्टिकल से भी पढ़ सकते हो, हालांकि सारी चीज़ें मोस्टली मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। और कुछ करने का यहाँ पे है नहीं, वो 54 कंट्रीज़, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। व्हाट रिसर्च डज इंडिया कंडक्ट अंटार्कटिका? हाँ, ये थोड़ा आप देख सकते हो कि इंडिया किस तरह का रिसर्च वहाँ पे करता है। देखिए, अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च करने के कई पर्पज़ हो सकते हैं। पहला पर्पज़ यहाँ पे हो
सकता है कि हम लोग हिस्टोरिकली जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि पास्ट में क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले क्या लेवल हुआ करता था, वो सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अंटार्कटिका, देखिए इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है भैया जो हमारी लाइफ को सीधा इम्पैक्ट करती है, वो है मानसून। तो अंटार्कटिका में होने वाली एक्टिविटीज़ मानसून को कैसे इम्पैक्ट करती है वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया हर साल 90 से लेके 110 करोड़ के लगभग वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अगर हमारा रिसर्च वहाँ पे होता है तो इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड पावर होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, अभी भी है लगभग, मतलब काफ़ी बड़ा पावरफुल कंट्री है, तो उससे भी पता चलता है कि हम लोग रिसर्च में आगे हैं। तो दूसरी कंट्री के साथ कॉम्बिनेशन करके, कोऑपरेशन वगैरह करके हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो है अपनी स्लाइड के अंदर भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे स्लाइड आपके लिए अलग से बनाई हुई है, ये आप कर सकते हो। हाँ, अंटार्कटिका के बारे में कुछ खास चीज़ें जो है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप इसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म सेव द रिपब्लिक। ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक थोड़ा शायद आपका छूट गया होगा, ये वाला ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस बायलैटरल ड्रिल, ये ब्रह्मोस के बारे में है। फाइनली फिलीपींस के साथ हम लोगों ने डील कर लिया है, आपको पता ही है, हम लोग इसको पहले कर चुके हैं। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, और ये दोस्तों एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये छोटी मोटी मिसाइल नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल ये वो मिसाइल होती हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट जाती हैं। स्पीड ऑफ साउंड, उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और स्पीड ऑफ साउंड को कहा जाता है मैक, 1 मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2.5 से लेकर 3.5 मैक तक जा सकती है, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जाती है। तो बहुत ही फास्टेस्ट, दुनिया की फास्टेस्ट जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। अभी हम लोग ब्रह्मोस का जो है सेकंड पार्ट बना रहे हैं, ये शायद हाइपरसोनिक होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों वो मिसाइल होती हैं जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तो बहुत खतरनाक होती है, इनको रडार वगैरह भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और जो क्रूज़, ये क्रूज़ मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज़ मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो सरफेस से चलती हैं, ऊपर की तरफ हवा में उड़ती हैं, एटमॉस्फेयर को पार करती हैं, एक हाइट गेन करने के बाद अपने आप ही वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आती हैं। जिस तरह से हम लोग बॉल फेंकते हैं ना हवा में, ये होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं, वो यहाँ से उड़ती हैं और एक ऑल्टीट्यूड गेन करने के बाद वो लगभग सरफेस के पैरेलल में चलती हैं और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो ये सरफेस के काफ़ी क्लोज चलती हैं बेसिकली जो क्रूज मिसाइल होती हैं, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होता है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना काफ़ी आसान होता है रडार के थ्रू। क्रूज मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है पर इसकी, और इसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और ब्रह्मोस मिसाइल वो एक क्रूज मिसाइल है, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल यूजुअली जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की होती हैं, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती हैं, उसे हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसका अभी थोड़े समय पहले नॉर्थ कोरिया ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। वो थोड़ा हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो ये फिलीपींस के साथ हम लोग काफ़ी समय से डील करने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली वो समय आ गया है जब हम लोग फिलीपींस को मिसाइल जो है डिलीवर फाइनली करने वाले हैं, ठीक है। ये कहाँ गया भैया हमारा टॉपिक, छोड़िए, ये रहा इधर, ठीक है। तो उसको करने वाले हैं। और ये भी आपको पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने बाई एक्सीडेंट गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। वो तो शुक्र की बात है कि उसके अंदर बारूद नहीं था उसके, तो वो पाकिस्तान में जाके गिर गई और पाकिस्तान वाले उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है। वो शायद हम लोगों ने जानबूझ के ही किया होगा, ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान वाले उसको डिटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो उसको नहीं कर पाए, जिसकी हमें पहले से एक्चुअली पता था। तो वो जब एक्सीडेंट हुआ तो फिलीपींस ने बोला कि भैया ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कल को पता चला आपने मुझे ब्रह्मोस दिया और यहाँ से गलती से ब्रह्मोस अपने आप ही उड़ के जा रही है। तो फिलीपींस को हमने समझाया कि देखो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो एक एक्सीडेंट था, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी हम आपको उसकी रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ब्रह्मोस लीजिए, एंजॉय कीजिए, उससे अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि फिलीपींस का भी चाइना के साथ 36 का आंकड़ा है। बहुत सारे आइलैंड वहाँ पे हैं जहाँ पे
चाइना क्लेम करता है, फिलीपींस भी क्लेम करता है। तो ये एक चाइना को ध्यान में रख के बेसिकली चीज़ें की गई हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम लोग वियतनाम को भी, उसमें भी हमारी अभी बातचीत चल रही है, तो आने वाले 2-4 साल में हम लोग वियतनाम को भी दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो इंडिया के इन कंट्री के साथ जो है रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो चाइना पे हम लोग दबाव बनाने वाली स्थिति में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं एक साथ, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अगला जो टॉपिक है हमारा, सुप्रीम कोर्ट इज सून टू टेक केस अगेंस्ट द पोल बॉन्ड। पोल बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत पुराना टॉपिक है, पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रशांत भूषण जी जो है बहुत ही एक जाने माने लॉयर है इंडिया में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की थी पेंडेमिक से पहले कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, इसलिए प्लीज़ आप इस पर सुनवाई कीजिए और इनको बैन कीजिए, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। लेकिन पेंडेमिक के समय में कुछ नहीं हो पाया, अब थोड़ा सा स्थिति इंप्रूव हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है सर, आपने एप्लीकेशन दी थी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भैया आप क्या सोचते हो। सरकार का तो यही कहना है कि देखो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है, इससे ब्लैक मनी भी हैंडल होती है, तो हमारा जो इलेक्टोरल पूरा सिस्टम है वो एकदम प्योर हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन प्रशांत भूषण जी का और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से इलेक्शन प्रोसेस की सफाई नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा कचरा आ गया। कैसे कचरा आया? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो डोनेशन होती है, डोनर का पता नहीं चलता भैया किसने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब देखिए सीधा सा होता है, आप बैंक में जाइए, और वो बैंक भी एसबीआई होना चाहिए, ठीक है, आप बैंक में जाइए, बैंक के अंदर पैसा जमा करवाइए, ठीक है, वो बैंक बदले में आपको एक बॉन्ड देगा। बॉन्ड बेसिकली पेपर होता है, ये बॉन्ड जो है 10,000 रुपये का भी हो सकता है, 1,000 का भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। उस पेपर के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता, और ना ही उस पेपर के ऊपर डोनर का नाम होता। हालांकि बैंक को पता होता है कि किसने पैसे जमा करवाए, लेकिन उस पेपर के ऊपर नहीं होता। तो वो पेपर लेके जो है मिस्टर XYZ कोई भी हो सकता है, वो मान लो बीजेपी के ऑफिस में जाता है और बीजेपी के ऑफिस में जाके उसको जमा करवा देता है, ठीक है। अब उसके ऊपर ना तो बीजेपी पार्टी का नाम है, ना ही उसके ऊपर डोनर का नाम है। तो बीजेपी की पार्टी के से जो है लोग जो है एसबीआई बैंक में जाएंगे और उससे उसको कैश करवा सकते हैं, या फिर अपने खाते में उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अनोनिमस होता है, किसी को नहीं पता चलता कौन पैसा देने वाला है, कौन पैसा लेने वाला है। अनोनिमिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट। तो जब ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है तो भैया डेमोक्रेसी का क्या मतलब। डेमोक्रेसी में तो ट्रांसपेरेंसी ही सारा खेल होता है, अकाउंटेबिलिटी ही सारा खेल होता है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी उठाए जाते हैं। तो अभी ये केस थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कई बार ऑब्जेक्शन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, आगे जो है वो सारी चीज़ें होंगी। देखिए 20,000 रुपये से कम अगर आप देते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन चंदा देते हो, तो उसको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन 20,000 से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग पहले भी इसके बारे में अच्छी खासी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 2017 में ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016। व्हाट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार आर दे सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो कौन कौन से स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उठाए हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि सरकार का प्रपोजल है उसको भी आप यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो, और कुछ और सजेशन आप बता सकते हो जहाँ से हम लोग डेमोक्रेसी को और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, और वो जो रिफॉर्म है वो कैसे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप इस आर्टिकल से हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट में हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा की है, वो थोड़ा सा आप उसको वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। थोड़ा बहुत गूगल वगैरह सर्च करके इधर उधर से एक बढ़िया सा आंसर लिख के आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन में भी वैसे तो आज कुछ खास था नहीं, वही सेकुलरिज्म वगैरह वो सब पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पहले कर चुके हैं, उसके बारे में ही है। लेकिन ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल।
समय की कमी की वजह से मैं दोनों आर्टिकल को नहीं ले पाया, लेकिन मैं चाहता था कि आपसे ये ज़रूर मैं इसको डिस्कस करूं क्योंकि नया है। और जब हम लोग वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं, चाहे वीमेन हो, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो चिल्ड्रन हों, ओल्ड पीपल हों, या माइनॉरिटीज़ हों, ट्राइबल पीपल हों, ये जो वल्नरेबल सेक्शंस को लेके कुछ भी एडिटोरियल आता है ना, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स हैं वो कैसे डिसेबल पर्सन के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, वो आपको पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया है वो ये वाला है, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म सेव द रिपब्लिक। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर कि जिससे जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए काउ विजिलेंटिज्म है, लिंचिंग है, राइट, कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एनजीओज़ वगैरह कैंसिल किए जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं समाज के अंदर। जैसे अभी नवरात्रे में जो है नॉन वेजिटेरियन शॉप्स को बंद करने की बात कही जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेकुलरिज्म के ऊपर बेसिकली दोबारा से डिबेट यहाँ पे चालू हो गया है। तो ये जो पीडीटी आचार्य जी हैं, ये क्या हैं देखिए, पीडीटी आचार्य जी जो है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के अंदर। तो भैया पढ़े लिखे इंसान हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अपनी विजडम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आप इनसे अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और ये वैसे भी इन्होंने कोई ज़्यादा बायस्ड नहीं है, ठीक ठाक सा आर्टिकल है, बैलेंस्ड आर्टिकल है। तो कई चीज़ें इन्होंने कही। पहली बात तो इन्होंने यही कहा कि जो प्रेजेंटली सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो हिजाब को लेके हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन शॉप्स वगैरह को लेके हो, तो इन्होंने कहा है कि भैया सेकुलरिज्म को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकुलरिज्म इंडिया में नहीं बचेगा तो इंडिया की आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, कई चीज़ें कही हैं इन्होंने। देखी यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने कही कि जो हिजाब के बारे में इन्होंने वो बात कही है। इनका कहना है कि सिर्फ मुस्लिम्स में ही नहीं बल्कि अलग अलग जो हमारे यहाँ पे रिलीजन है, कई सारे रिलीजन हैं इंडिया में, तो हर किसी की अपनी एक प्रैक्टिस होती है, अपना एक कस्टम होता है। जैसे अगर आप हिंदूज़ और सिखों की बात करो, नॉर्दर्न इंडिया में जो रहते हैं, वो भी किसी खास ओकेज़न पर अपने सर को ढकते हैं। जैसे अगर कहीं पर फ्यूनरल होता है या रिलीजियस सेरेमनी होती है, जैसे आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हो तो अपने सिर को ढक के जाते हो, है ना, वो सारी चीज़ें। या शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे भी अपने सर को ढकते हैं। तो अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ पे इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे डिफरेंट कस्टम्स हैं, तो आप किसी एक रिलीजन को किसी एक प्रैक्टिस को हाईलाइट नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है। तो इनका कहना है कि टॉलरेंट इंडिया का जो बेसिक एथोस हैं, हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो टॉलरेंट वैल्यूज़ हैं, और वो आज से नहीं, वो बुद्धा के समय से है। तो बुद्धिज़्म जब इंडिया में आया तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे एक रिफॉर्म हुआ हमारी एग्जिस्टिंग रिलीजन्स के अंदर और प्रैक्टिसेस के अंदर, और वो प्रैक्टिस आज भी इंडिया में चल रही है। तो बुद्धा और उसके बाद जो रिफॉर्मर्स हमारे यहाँ पे आए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंदर हैं, भक्ति मूवमेंट एंड ऑल दैट, तो एक टॉलरेंस की भावना हमारे समाज में हमेशा से ही रही है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बात कही है और कहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लोग दैट स्टेट हैज़ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं, हर रिलीजन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल 27 है, 28 है, वो भी यही बात करता है कि हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 27 भी ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्योंकि उससे तो बायसनेस आ जाएगा। आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है या वहाँ से पैसा वगैरह मिलता है, वहाँ पे किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। मतलब जैसे स्कूलों वगैरह के अंदर हवन नहीं होगा या कोई और रिलीजियस चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये सेम आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 28 ये भी कहता है कि कोई भी आदमी ऐसी किसी भी इंस्ट्रक्शन, अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है तो वहाँ पे जाने से मना कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकता है, ये उसका अपना पर्सनल एक डिसीजन हो सकता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि रिलीजन एक्टिविटीज़ के अंदर भी जो सेकुलर एक्टिविटी होती हैं सरकार उसको और स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है ना। अलग अलग चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे भी।
तो जैसे अगर आप मान लीजिए, मान लो कोई मदरसा है, वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो करिकुलम है, ठीक है, वो तो आपके रिलीजन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो सेकुलर एक्टिविटी होती हैं, जैसे स्टूडेंट टीचर का क्या रेशो होना चाहिए, वहाँ की बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत करिकुलम में भी हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे सेकुलर वैल्यू दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं। ये चीज़ें डेफिनेटली स्टेट उसको रेगुलेट वहाँ पे कर सकता है, राइट। ये हर चीज़ के बारे में रहता है। उसके बाद अलावा जो है, इन्होंने केस के बारे में बात कही है कि हम लोग अपने मेंस के एग्जाम आंसर लिखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंदिरा नेहरू गांधी के बीच में और श्री राज नारायण एंड ANR, इसके बीच में जो है केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था द स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब भारतीय सरकार का, हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, सर्वधर्म समभाव को हम लोग फॉलो करते हैं, हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते और ना ही किसी रिलीजन को अपोज करते हैं। इसीलिए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखो, यूजुअली क्या होता था, जो पॉलिटिशियंस होते थे, खासकर वो पॉलिटिशियन जो किसी सरकारी पद पे होते हैं या किसी पोस्ट के ऊपर होते हैं, वो रिलीजियस सेरेमनी में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि सेकुलरिज्म ये माना जाता है कि जो स्टेट की मशीनरी है, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिलीजन से अपने आप को जितना हो सकेगा उतना दूर रखेंगे, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे। हाँ, आप पर्सनल कैपेसिटी में जा सकते हो, लेकिन स्टेट के पैसे खर्च करके नहीं जा सकते। यही तो सेकुलरिज्म की जो है पूरी फीलिंग होती है। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक्चुअली सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, हम लोग नॉन सेकुलर नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया, 20 करोड़ के लगभग तो हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, कई करोड़ हमारे यहाँ पे सिख रहते हैं, कई करोड़ हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, तो इंडिया एक खास रिलीजियस कंट्री हो भी नहीं सकता है। अगर जितने भी रिलीजियस कंट्री हैं दुनिया में, अगर आप देखो जो नॉन सेकुलर हैं, वहां पे 90% 95% से ज़्यादा एक ही रिलीजन की प्रेजेंस होती है। तो इसलिए वहां पे, क्योंकि एक ही रिलीजन होता है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं रिलीजियस स्टेट होना। इंडिया उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया जो है वो सेकुलर ही रहता है। ठीक है। नो ह्यूमन राइट विल बी पेरिनियल विक्टिम ऑफ द सिस्टम ऑपरेशन, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मान के चलिए, अगर आप हिंदुइज्म को इंडिया का स्टेट रिलीजन मानते हो, तो भैया आप क्या फॉलो करोगे? कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट ऐसे हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्स को, पर्टिकुलर जेंडर को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो अगर आप रिलीजन टेक्स्ट के थ्रू जाओगे तो सोसाइटी में जो है कैसी इक्वलिटी आएगा, कैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो वहाँ पे कास्टिज्म को लेके अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, वीमेन को लेके अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, है ना। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा इंडियन सिनेरियो में। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेकुलरिज्म को चुना, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है सबका टेक केयर करता है, चाहे वो आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के में आपको सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसीलिए इंडिया जो है सेकुलरिज्म ही होना चाहिए। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत फाइट किया और देश के लिए, हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म को लेके आने के लिए। इसीलिए देश में सेकुलरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया एज अ कंट्री विदाउट सेकुलरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर क्लेम किया गया है। इन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया है। अब इस आर्गूमेंट से कितना अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यही कहा है कि भैया सेकुलरिज्म वो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बाय इट्स कोर वैल्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसके अगेंस्ट में ना तो एग्जाम में लिख सकते, और कोशिश करिए कि उसके अगेंस्ट में आप सोचो भी मत। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि हमारे कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है, तो इसका मतलब एक रिलीजन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो मतलब नहीं होना चाहिए। यही जो चीज़ें होती है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वही हम अपने एग्जाम के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। पर्सनली आप कुछ भी सोचते रहिए, वो आपका अलग मतलब है, लेकिन लिखोगे आप यही जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, राइट। चलिए दोस्तों, आज के इस सेक्शन में इतना ही। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको बता देता हूँ कि हम लोग 30 अप्रैल से एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, उस पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखिए, डिस्काउंट अभी आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट का डेट यहाँ पे चला गया है। फिर भी अगर आपको शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, तो मुझे पता नहीं इतना, लेकिन आप व्हाट्सएप पे नंबर करके डिस्काउंट वगैरह के बारे में भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
हम जो है क्लास में प्रॉपरली मिलेंगे। सब चीज़ें बढ़िया से डिज़ाइन की गई हैं। प्रीलिम्स मेंस ऐसे सभी के टेस्ट सीरीज वहाँ पे हैं। बढ़िया से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, 1 to 1 आपको गाइडेंस दिया जाएगा। हर चीज़ एकदम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे होने वाली है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।